गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में पढ़ा था, हमने प्रेजेंट के 4 पार्ट्स पढ़ लिए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम एक नया टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस की इम्पॉर्टेंस बाकी दोनों टेंस से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये इंसिडेंटल टेंस माना जाता है। किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी चीज़ को बताने के लिए, क्योंकि जो हमने पास्ट में किया, कल जैसे मैं कहीं घूमने गई या फिर मैं मार्केट गई, मार्केट में मैंने क्या किया, क्या देखा, ऐसे में ये टेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इस टेंस के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट, ये चारों ही पार्ट जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे पास्ट टेंस, पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस यूज कहाँ होता है? दिस टेंस इज यूज फॉर पास्ट इंसिडेंट और वर्क। पास्ट में होने वाले जितने भी इंसिडेंट्स हैं, पास्ट में होने वाले जितने भी काम हैं, इनको बताने के लिए जो हम सेंटेंसेस डेवलप करते हैं, जो सेंटेंस मेक करते हैं, वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस के होते हैं। टू एक्सप्लेन द थिंग्स विच हैपन इन द पास्ट। अब जैसे हम कहीं पिकनिक पे गए या हम कहीं घूमने चले गए, हमें उसका एक पूरा पेज पे कुछ लिखना है या हमें किसी को डिस्क्राइब करना है, तो हम सारी चीज़ें था के साथ लगाते हैं। था, ते थे। तो ये जो वर्ड्स हम बोलते हैं कि मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ, पास्ट की चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए जब हम हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं तो था, ते थे, जो वर्ड्स पीछे हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, उससे हम उसको डिफाइन करते हैं कि ये पास्ट का सेंटेंस है। तो इंग्लिश में उसको जब हम बनाते हैं, वो सेंटेंस मेकिंग करते हैं, तब हमें उसकी जगह पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेकेंड फॉर्म ये शो करती है कि वो सेंटेंस पास्ट का है, बाकी हम सेकेंड फॉर्म प्रेजेंट या फ्यूचर में यूज़ नहीं करते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। कल मैं बाज़ार गई थी। आई वेंट टू मार्केट। यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट। आई सॉ मोहन, मैंने मोहन को देखा था। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने प्रीवियस डे में देखी थी, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो टेंस यूज़ करते हैं, जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वो सारा पास्ट में आता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही गेव मी अ पेन यस्टरडे, उसने मुझे कल एक पेन दिया था। यहाँ पर हमने गेव की सेकेंड फॉर्म लगाई है। वी लर्नड अवर लेसन, हमने हमारा लेसन याद कर लिया था। अब ना नेगेटिव देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे थे तब हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की थी। वहीं पर जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। जो रेगुलर टेंस पढ़ रहे हैं उन्हें तो ये काफ़ी अच्छे से डिफाइन होगा कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है। नहीं पता तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। क्योंकि हमने प्रेजेंट में डू डज यूज़ किया था। जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने जब एज डू के साथ एस ई एस लगा के डज बनाया था, डू यूज़ किया था। तो जब हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हम डू की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पर डिड यूज़ हुआ है। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म का काम डिड कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे, उसने कल हॉकी नहीं खेली थी। द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल, पियोन ने बेल रिंग नहीं की थी। अब हम आगे स्ट्रक्चर पे जाते हैं। इंट्रोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस इन क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्वेश्चन, जैसा हम पूरा प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके थे तो हमने ये पूरा देखा था कि कैसे हम क्वेश्चंस डेवलप करते हैं। यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, बस हम आगे का हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं। डिड ही नॉट रीड योर लेटर, क्या उसने तुम्हारा लेटर नहीं पढ़ा था? तो
स्ट्रक्चर वही सारे हैं, बस हेल्पिंग वर्ब का चेंज हो रहा है, और हेल्पिंग वर्ब चेंज होते में हमारे मीन्स ऑफ सेंटेंसेस थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर ले लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस जैसा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा था उसका काफ़ी कुछ सिमिलर है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में था रहा था, रही थी, रहे थे, वैसे ही जब पास्ट कंटिन्यूस हम पढ़ते हैं तो रहा था, रहे थे, रही थी, जो था, थे, थी है वो पीछे मेंशन हो जाता है। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वॉज और वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर वॉज किसके साथ यूज़ होगा? आई, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज यूज़ करेंगे, और वर यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वर का हम आई के साथ वर को भी यूज़ कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब हम सेंटेंस मेक करते हैं तो वहाँ पर हम आई के साथ वॉज को यूज़ करते हैं, और जब हम अपनी इमेजिनेशन बताते हैं, हम कुछ इमेजिन करते हैं, और इमेजिनेशन को जब हम सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तब हम आई के साथ वर लगाते हैं, अदरवाइज हम आई के साथ वॉज को ही यूज़ करेंगे। अब हम जल्दी से इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस। आई वॉज रीडिंग माई बुक, मैं अपनी बुक पढ़ रहा था। जब हम वॉज वर को यूज़ करते हैं तब हमें पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है वो पूरा पास्ट का है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे। इसी तरह नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर बने हुए। पहले नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस। एग्जाम्पल, दे वर नॉट गोइंग होम, वो घर नहीं जा रहे थे। वो कहीं पे भी जाएं एल्स, लेकिन वो घर नहीं जा रहे थे। तो ये सेंटेंस हमें डिस्क्राइब करती जा रही हूँ इन हिंदी। आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको, और जो मैं बोल रही हूँ उसको आप एक नोट की तरह पर उतार भी सकते हैं। वी वर नॉट स्लीपिंग ऑन द टेबल, हम टेबल पर नहीं सो रहे थे। नाउ नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। वर वी गोइंग टू द मार्केट, वॉज राम जंपिंग ऑन द टेबल ऑन द बेड। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने बता दिए, जैसा मैंने पहले 2 वीडियोस में भी कहा था कि आपको पर टेंस 2 वर्ब्स लेके सेंटेंस मेक करना है, डेवलप करना है। इससे आपकी वोकेबलरी भी ठीक होगी, और आपके जो भी आगे आंसर्स बनाना चाह रहे हैं, आप जो लिखना चाह रहे हैं उसमें आप इम्प्रूव करेंगे। इसलिए टेंस का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसमें ये टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस रहेंगे। अब हम इसमें आगे एक और पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस। ये टेंस वो है जिसमें 2 काम, पास्ट में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो पास्ट का ही पढ़ रहे हैं, पास्ट का टाइम है, और कोई भी 2 काम हो रहे हैं, एक काम उस दूसरे काम से पहले ख़त्म हो रहा है और दूसरा काम उसके बाद ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर 2 कामों को डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब उन डिस्क्राइब में कंफ्यूजन क्या रहता है कि हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और किस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें, वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। ये डिस्क्राइब करता है कि एक एक्शन ख़त्म होने से पहले दूसरे काम का हो जाना, वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट। वर्क दैट कंप्लीटेड फर्स्ट, जो काम पहले हो रहा है, मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया कि 2 काम हो रहे हैं, एक एक्शन खत्म होने से पहले ही कोई दूसरा एक्शन खत्म हो रहा है। तो जो काम पहले खत्म हो रहा है उसमें उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैड, और हैड की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और जो काम दूसरा हो रहा है, वर्क दैट कंप्लीटेड आफ्टर द फर्स्ट वन, वो काम जो उस फर्स्ट वन के बाद हो रहा है, वहाँ पर हम पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे।
ठीक है, क्लियर हो गई। मैं फिर से इस चीज को डिस्क्राइब कर देती हूँ। वर्क दैट कंप्लीटेड फर्स्ट, जो काम पहले कंप्लीट हो रहा है उसको हम पास्ट परफेक्ट मानकर उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो काम बाद में कंप्लीट हो रहा है उस काम के लिए हम पास्ट सिंपल और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड बता दूँ, क्योंकि हम दो काम की बात कर रहे हैं, कोई भी दो एक्शन हो रहे हैं तो दो जब सेंटेंसेस डिफरेंट इकट्ठे होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं जिनको हम कंजक्शंस कहते हैं। यहाँ पर दीज टू सेंटेंसेस टू जॉइन दैम वी यूज़ कंजक्शंस, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कुछ कंजक्शंस को यूज़ किया जाता है, और वो कंजक्शंस हैं बिफोर, आफ्टर, व्हेन, टिल, अनटिल। ये सारे वो कंजक्शंस हैं जो दो सेंटेंसेस को मर्ज करने के लिए या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल से हम डिफाइन करेंगे कि ये सेंटेंसेस कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने क्लियर नहीं लिखा है, ये आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगी मैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। We had reached home before it rained। हम यहाँ पर दो काम हैं, एक बारिश का शुरू होना और दूसरा हमारा घर पहुँचना। तो यहाँ पर मैं जैसा मैंने पहले कहा था, वर्क दैट कंप्लीट फर्स्ट, उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। यहाँ पर पहला काम हो रहा है हमारा घर पहुँचना। जैसे ही मैं घर पहुँचा बारिश शुरू हो चुकी थी। तो वी हैड रीच्ड होम, जैसे ही मैं घर पहुंचा, बिफोर इट रेन्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट जो काम हो रहा है वो है बारिश का शुरू, घर पहुंचना और उसके बाद बारिश का शुरू होना। तो जो सेकंड वर्क था उसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब यहाँ पर फिर से हम दो सेंटेंसेस देख रहे हैं, एक तो ट्रेन का शुरू होना, दूसरा मेरा स्टेशन पहुँचना। अब फिर से मैं डिफाइन कर रही हूँ, यहाँ पर जो काम पहले कंप्लीट हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट का है, यानी कि उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो काम बाद में हो रहा है उसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है, द पेशेंट हैड डाई बिफोर द डॉक्टर कम। पेशेंट पहले ही मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो यहाँ पर बिफोर ये डिफाइन कर रहा है कि पहले, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। अब यहाँ पर नेगेटिव का भी एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, और करना कुछ नहीं है, बस हैड के पीछे नॉट लगा देना है, तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस के रूप में हमारे सामने आएगा। और वहीं पर अगर हम हैड जो है वो सबसे आगे ले जाके रखते हैं सेंटेंस के, तो वो हमारे लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का काम करेगा। अब यहाँ पर मैंने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के भी बना रखे। द थीव हैड नॉट रन बिफोर द पुलिस कम। चोर पहले नहीं भागा था पुलिस के आने से पहले। तो यहाँ पर हर जो भी एक इस कॉमन स्ट्रक्चर में ये है कि यहाँ पर दो काम हो रहे हैं और दोनों को ही हम अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। जो पहले हो रहा है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं और जो बाद में हो रहा है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं। अब ये तो हुआ इस कंजक्शन की बात कि कंजक्शन बिफोर है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं। अब कंजक्शन अगर आफ्टर आ जाता है, आफ्टर कंजक्शन में हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि बिफोर का मतलब ही पहले होता है और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज होएगा। जब हम सेंटेंस में आफ्टर लगाते हैं तो आफ्टर के, अब इसमें यहाँ पे जो हम सेंटेंसेस देख रहे हैं, बिफोर के बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है और बिफोर से पहले हमने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है। वहीं पर यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रखा है, वी वेंट आउट आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। अब यहाँ पर जब हम आफ्टर वर्ड को यूज़ करते हैं तो आफ्टर के बाद हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और आफ्टर से पहले हम वर्ब की
सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर ये पूरा स्ट्रक्चर आपने अच्छे से उतार लिया है, नोट कर लिया है और जो मैंने समझाया उसको अच्छे से समझा है तो इसको समझने में आपको आसानी रहेगी और इस तरह से वर्ब के साथ आप और भी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं और भी सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। आज की क्लास में हमने 3 टेंसेस पढ़े हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। ये तीनों ही टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली जब हम स्टोरी बनाते हैं, स्पेशली जब हम रिपोर्ट बनाते हैं, कोई भी इवेंट को हम डिस्क्राइब करते हैं जो प्रीवियस में हो चुका है, जो घटनाएं घट चुकी है उनको जब हम अपने पेपर राइटिंग पे उतारते हैं तो उसके लिए इस टेंस की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रहती है और ये तीनों ही टेंस हैं जब वो वहाँ पर काम करते हैं। तो इस टेंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और हो सके तो इसके क्वेश्चंस भी जो वर्ब लेकर उनके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट हमने लीनियर इक्वेशन में एक्स की वैल्यू फाइंड करना सीखा था। अब हमारा वर्ड प्रॉब्लम, उसके बेस पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी दे रखी है आपके सिलेबस में, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपके एक्सरसाइज ही है 2.2। फर्स्ट three numbers are in the ratio of 4:5:6 if the sum of largest and the smallest is equal to the twice of 55. Find the number. Yes, 3 numbers are in the ratio of the 4:5:6. If the sum of the largest and smallest is equal to the twice of 55 or find the number. अब इसमें आपको नंबर्स तीनों फाइंड करने, 3 नंबर्स हैं और उनका रेशियो आपको दे रखा है 4:5:6। मैंने क्वेश्चन क्यों लिखा, बिकॉज आपके पास बुक नहीं हो तो आप यहाँ से भी नोट कर लो। 4:5:6 वी हैव नो वैल्यू ऑफ नंबर, देन रेशियो में दे रखा है तो इसको हम सबसे फर्स्ट हम नंबर को x एज्यूम करेंगे। तो लेट द नंबर्स आर 4x, 5x and 6x। 4x, 5x and 6x। क्लियर है? इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? 6x और स्मॉलेस्ट 4x। तो ग्रेटेस्ट आपके कौन सा हो गया? 6x एंड स्मॉलेस्ट smallest 4x। नेक्स्ट, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। देन द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू, अब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट वही, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल में है? ट्वाइस ऑफ द 55। किसके इक्वल में है? ट्वाइस ऑफ द 55। तो लार्जेस्ट नंबर मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर 6x प्लस 4x इक्वल ट्वाइस ऑफ 55। ट्वाइस मीन्स 2 इंटू 55। अब देन ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 4 और 6 10x इक्वल्स टू 110। 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 110। देन x इक्वल्स टू
110 अपॉन 10, 0 से 0 कट इक्वल्स टू 11. इसका मीन्स x की वैल्यू क्या है, ये 11. सो अब आपको तीनों नंबर फाइंड करने. सो नंबर्स आर फर्स्ट 4x, तो 4 इंटू 11 44, 5x 5 इंटू 11 55 एंड 6x इक्वल्स टू 6 इंटू 11 इक्वल्स टू 66. ये आपके तीनों नंबर फाइंड हो गए. इस टाइप से आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना. कोई भी आपको वर्ड प्रॉब्लम में कुछ समझ में नहीं आए तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं. Yes, second question. If 10 be added 4 times of certain numbers, the result is 5 less than 5 times the number find the number. If 10 is added to 4 times a certain number, 10 को 4 times of certain number. अब number we have no number. अब इसमें हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे x के वेल नंबर हमने क्या ले लिया x, उसका 4 टाइम, इसका मीन्स 4x, और उसमें आप 10 एडिट करोगे. क्या एडिट करोगे 10, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, मीन्स इक्वल में 5 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ नंबर. 5 टाइम्स मीन्स 5x और 5 लेस देन मीन्स उसमें 5 कम है. तो कैसे आएगा, कैसे इक्वेशन फॉर्म होगी. लुक, फर्स्ट लेट द नंबर बी x, 4 टाइम मीन्स 4x, 4 टाइम मीन्स 4x. क्या ऐड करेंगे 10 इक्वल्स टू, अब इसमें 10 जैसे ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया 5x माइनस 5 टाइम्स ऑफ नंबर लेस देन माइनस 5. अभी आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई है. अब इसको आपको सॉल्व करना है. देन बाई टी पी हो जाएगी 4x माइनस 5x, देन माइनस 5 माइनस 10, देन माइनस x इक्वल्स टू माइनस 15, माइनस माइनस कट, और x इक्वल्स टू 15. तो ये आपके तो नंबर क्या आ गया, सो नंबर इज 15. Question number 3. The sum of two consecutive multiples of 16 is 208. Find these multiples.
द सम ऑफ two consecutive multiples of 16 is 208. तो find this multiple. The sum of the two consecutive का means continue number, 1 के बाद 2 एज एग्जाम्पल, 1 2 3 4. तो इस टाइप से कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पर 1 2 3 4 ही हो, यहाँ पर कोई भी नंबर है बट कंटिन्यू होनी चाहिए. मल्टीपल का मीन्स ये है कि ऐसे मल्टीपल जो एक ही टेबल में आते हैं, जैसे 15 के टेबल में 30 45 इस टाइप से. तो यहाँ पर 16 के मल्टीपल्स के नंबर आपको बताने कि जो नंबर है वो कंटिन्यू क्या होगा. तो उसका सम जो दे रखा है वो 208 है, मतलब 2 ऐसे 16 के मल्टीपल हैं जिनका सम आपको दे रखा है 208. तो आपको वो मल्टीपल्स फाइंड करने, तो आपको इसमें भी आपको वैल्यू x ही लेनी है. लेट द मल्टीपल्स. फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे मल्टीपल्स b x. तो ये हो जाएगा 16x और सेकंड नंबर आपके ले लिया x + 1, तो ये हो जाएगा 16. फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर दोनों मल्टीपल्स हो गए. अब इन दोनों का सम, सो 16x प्लस दोनों का सम है तो दोनों प्लस का साइन यूज होगा, x + 1 16 = 208. 16x प्लस 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 16x + 16 = 208. (32x) = 16. और यहाँ हो जाएगा आपका 200. दोनों को ऐड कर दिया. अब बाई टी पे करेंगे. 32x = 200 माइनस 16. तो 32x = 200 में से 16 माइनस करेंगे, टू 192 और x = 192/32. टेबल से काट दो अब 2 के टेबल से. 16 और ये हो जाएगा 9 टाइम 6 और 16 की टेबल से 6 टाइम. तो इसका मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई? 6. तो मल्टीपल फाइंड कर लें. x की वैल्यू 16 आ गई. अब आपको मल्टीपल यहाँ पर x की वैल्यू 16 आई है तो 16 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको 6 से. सो मल्टीपल्स आर, फर्स्ट हमने x लिया था 16x, तो 16 × 6 92
6 और सेकेंड नंबर हमने लिया था 16 ब्रैकेट में x प्लस 1, तो 16 x की वैल्यू कितनी आई थी 16, x की वैल्यू 6 आई थी, सॉरी 6 प्लस 1 7, तो 112। तो ये आपके आंसर है दोनों, और इन दोनों का आप सम करके देखोगे तो 280 आएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट पढ़ लिए थे, हाउ, व्हेन एंड वेयर, कब, कहाँ, कैसे। उसमें मैंने आपको हिस्ट्री की डेफिनेशन बताई थी और मैंने कहा था कि नोट्स के लिए हिस्ट्री की डेफिनेशन को आप लिख लेना। उसके बाद मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ डेट, डेट की क्या इम्पोर्टेंस है, और डेट की डेफिनेशन भी आई थी जो मैंने आपको बताई थी, तो आपको उसको भी अपने नोटबुक में लिखना है। देन मैंने आपको टाइमलाइन बताई थी, उसमें 1885 से लगाकर 1947 तक अपने देश में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, वो मैंने आपको पूरा बताया था। अब नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपने पीरियडाइजेशंस ऑफ हिस्ट्री। पीरियड, फर्स्ट वर्ड क्या दे रखा है, पीरियड। पीरियड का मीन्स क्या होता है, आप स्कूल में आते हो, आपके जो 6 आवर्स का जो टाइम है उसको पीरियड में आप क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो उसी डिवाइडेशन को हम यहाँ पर, जैसे हमने क्लास 6 में पढ़ा था हिस्ट्री के जो डिवाइडेशन दे रखे हैं, जो कालक्रम दे रखे, तो उसके सिंपली आपको 3 एज बता रखे थे। लेकिन अब आप बड़ी क्लास में आ गए तो बहुत कुछ चेंजेस हो गया है। यहाँ पर आपको जो पीरियडाइजेशन यानी कि कालक्रम जो दे रखा है वो बहुत डिफरेंट दे रखा है। कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन उसको समझना मत टफ, मैं जैसे जैसे आपको समझाऊंगी और एज ए स्टोरी के रूप में बताऊंगी, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। और ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जैसे मैंने आज आपको ये वाला पेजेस पढ़ाया, तो नेक्स्ट पेज आप पहले से रीड कर लो, क्योंकि आपको पता है ना मैम उससे आगे वाला ही पढ़ाएगी। ऐसे तो नहीं मैं किसी पॉइंट को छोड़ूंगी, तो आप उसको पहले से पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में सेट रहेगा कि मैम क्या बताने वाली है हमको और हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। Periodization is the process of study of categorizing the past into discrete. Discrete का मीन्स होता है अलग अलग करना। Quantified named blocks of time, देखो वही दे रखा है, यहाँ पर भी डिफरेंट अलग डिस्क्रीट, यहाँ पर डिफरेंट की जगह उन्होंने नया वर्ड दे दिया डिस्क्रीट। आप लोग लिख लिखना, अगर इसको नहीं पता चलता है कि नहीं स्टूडेंट्स को, तो पेंसिल से वहाँ पर मार्क कर देना और हिंदी में मीनिंग लिख लेना, कोई शर्म वाली बात नहीं, आपकी बुक है उसमें अलग अलग। क्वांटिफाइड का मीन्स होता है आप क्वांटिटी देखते हैं किसी चीज़ की कि किस बेस पर हम उसको बांटना चाहते हैं। नेम्ड ब्लॉक, आप कोई भी टेबल बनाते हो, ब्लॉक बनाते हो, उसके ऊपर आप उसका नेम लिखते हो। जैसे आपके मैथ्स में भी ग्राफ और ये आते हैं, तो आप जो जो भी ब्लॉक बनाते हो उसके ऊपर उसका नाम और उसका टाइम दे रखा होता है। तो यहाँ पर भी हिस्ट्री में क्या कर रखा है, जो भी डिवाइडेशन कर रखा है, तो इसमें क्या दे रखा है, स्टडी ऑफ कैटेगराइजिंग द पास्ट, पास्ट यानी कि जो बीत गया, इनटू डिस्क्रीट, उसको अलग किया गया है। क्वांटिफाइड नेम्ड ब्लॉक्स ऑफ टाइम, दिस इज यूजुअली डन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग current and historical process and causality that might have linked to those events। अब ये क्यों किया गया, हम क्यों कर रहे हैं, क्या करना, हमको क्या लेना देना कि हम उसको अलग अलग करें, हम उसकी क्वांट देखें, उसके नेम दे, उसका टाइम बताएं। तो सिंपल सा लिख रखा है डन इज ऑर्डर फैसिलिटेट द स्टडी, यानी स्टडी का मीन्स क्या होता है, अध्ययन करने के लिए। एंड एनालिसिस, एनालिसिस का मीन्स होता है विश्लेषण करना, किसी भी चीज को, किसी भी पॉइंट को आप लेते हो। आप लोगों ने कभी देखा नहीं, एक डिबेट कंपटीशन होता है, डिबेट कंपटीशन में क्या होता है, किसी भी पॉइंट को लेकर एनालिसिस किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके पक्ष विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी एनालिसिस किसके बीच में करेंगे अपन, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में अपन क्या करें और फ्यूचर में और क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको किसी भी चीज़ को अलग अलग करके, ब्लॉक का नाम देके, ये सारे काम हमको पहले से करने पड़ते हैं, ये फैसिलिटी रहती है, इसलिए हम करते हैं। अंडरस्टैंडिंग करंट दे रखा है, अंडरस्टैंडिंग मीन्स आप सब जानते हो, समझना, करंट एंड हिस्टोरिकल प्रोसेस एंड कॉजिलिटी, कॉजिलिटी मीन्स वही कारण, कॉजेस देट माइट हैव लिंक्ड टू दोज इवेंट्स, यानी कि एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ने के लिए हम ये सारा काम करते हैं। To the extent the history is continuous and all system of periodizations are more or less arbitrary, arbitrary का मीन्स होता है मनमाना, क्या होता है, मनमाना, यानी कि कंटिन्यूस किसी सिस्टम को चलाने के लिए किसी में कम और ज़्यादा कालक्रम जो दे रखा है, पीरियडाइजेशन जो दे रखा है, उसको मनमाना,
अब ये मनमाना किसने किया है यहाँ पर? अपनी इच्छा के अनुसार। तो जैसे जैसे बहुत सारे हिस्टोरियन आते गए, कोई भी बात होती है, जैसे मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाई हूँ, मेरी जगह कोई और पढ़ाएगा तो हो सकता है वो इसको किसी और वे से समझाए, यानी कि सबका समझाने का वे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम हिस्ट्री का जो पीरियड पढ़ रहे हैं, इसमें भी क्या किया है, अलग अलग जो हिस्टोरियन आए थे उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से हिस्ट्री को बांट दिया था कि पहले इतिहास में समाज इन भागों में विभाजित था। किसी ने और क्या बताया, कि किसी ने हिंदू मुस्लिम में बताया, किसी ने बुद्धिमान और कमजोर वर्ग में बताया, तो सबने अपने अपने अनुसार उसको डिवाइडेशन कर दिया था। There are significant sources to study the periods of events and by studying different historical evidence. Evidence का मतलब होता है proof. A string of time periods can be formed. अगर अब हमारे पास ऐसे कोई प्रूफ नहीं होते, हमने इनको पहले नहीं लिख रखा होता, तो हम किसी भी चीज़ के सही पैमाने पर नहीं जा सकते कि रियलिटी क्या है उसकी। जेम्स मिल वॉज अ स्कॉटिश फिलोसोफर, हिस्टोरियन, इकोनॉमिक्स। अंडरलाइन कर देना इस लाइन को, और ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे मैंने क्वेश्चन आंसर देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इसी पैराग्राफ के अंदर से आ रहे हैं। तो जो लाइन्स मैं बोलती हूँ उसको आप अंडरलाइन करते रहना। और हमेशा जब भी मेरा वीडियो देख रहे हो, आप अपनी पेंसिल, इरेजर और अपनी बुक, रफ नोटबुक, जो भी आप नोट्स के लिए लेके बैठे हो, उसको साथ में लेके बैठना। यूनिक मेरा वीडियो चल रहा है ना, आप दौड़ते दौड़ते पेंसिल लेने जाओ, जब तक मेरी 2 लाइन मिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। जेम्स मिल वॉज स्कॉटिश फिलोसोफर। फिलोसोफर का मतलब होता है, फिलोसॉफी एक सब्जेक्ट होती है और जो सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करता है उसको बोला जाता है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी का मीन्स होता है दर्शन शास्त्र, और फिलोसोफर का मतलब होता है दार्शनिक। हिस्टोरियन इतिहासकार एंड इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री, यानी कि ये जो पर्सन था जेम्स मिल, ये 3 सब्जेक्ट का विद्वान था। फिलोसोफर भी था, हिस्टोरियन भी था और इकोनॉमिस्ट भी था। अपन है नहीं, अपन एक सब्जेक्ट में बन जाए तो बहुत है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। ही बिगन हिज हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1806। अब उसने प्रारंभ किया था हिस्ट्री का जो अध्ययन था, उसने कब प्रारंभ किया था इंडिया में? 1806। एक्सेप्टिंग इट टू टेक हिम अबाउट 3 years। ये एक्सेप्ट किया जा रहा था कि वो जो उसका अध्ययन है वो 3 सालों में कंप्लीट कर देगा। बट इट कॉम्प्लीशन प्रूव्ड टू टेक इंस्टेंट 12 years। लेकिन उसको ये प्रूव करने में कितने साल लगे थे? 12 साल लगे थे, 12 years। With 3 substantial volumes at last being published early in 1817। अब उसका लास्ट कब पब्लिश हुआ था? 1817। और ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 1806 से। In 1819 he was appointed an official in India House। अब देखो क्या दे रखा था, जेम्स मिल थे, वो एक अच्छे दार्शनिक भी थे, हिस्टोरियन भी थे, वो सब थे, लेकिन इन्होंने अपने देश के बारे में बहुत सारा बुरा बताया था। लेकिन फिर भी इनको भारत के, पहले ऐसा बोला जाता है इंडिया हाउस और ऐसे, तो भारत में इनको एक किसी अच्छे पोस्ट पर काम करने के लिए रखा गया था। ही वॉज अपॉइंटेड इन ऑफिशियल इन इंडिया हाउस डिस्पाइट हिज ड्रास्टिक क्रिटिसिज्म द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जबकि इन्होंने, ड्रास्टिक क्रिटिसिज्म का मतलब होता है भारत की ऐसी बहुत सारी बातें थी जिसको ब्रिटिश रूल से कंपेयर करके भारत की इन्होंने क्या की थी? आलोचना की थी। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदुइज्म, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। अंडरलाइन कर देना इस लाइन को। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड, इन 3 में इन्होंने डिवाइड किया था। दिस periodization is based on the religious line that there was a phase for which the Hindus were the ruler and other were ruled। देखो क्या दे रखा है इसमें, दिस पीरियडाइजेशन इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस लाइन। हिंदू मुस्लिम, अपन जो बात करते किस बात पर भेदभाव करते हैं? मैं तुम लोग को बात, क्या होता है हिंदू, क्या होता है मुस्लिम, सब पर्सन एक जैसे ही है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर कौन सी बात डाल दी है? धार्मिक रूप से, यानी कि पहले जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के रूप से हुआ था। यानी कि जेम्स मिल क्या कहते थे कि भारत में सारे लोग कैसे, उनमें कोई बुद्धि नहीं, वो धार्मिक अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं, जैसा धर्म में लिखा हुआ है वैसा ही करते रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भी नॉलेज नहीं है। इवन उन्होंने ये तक कहा था कि जितने भी एशियन लोग हैं, एशियन यानी कि जो एशिया महाद्वीप में जो लोग हम निवास करते हैं, वो पुअरली सिविलाइज्ड है, यानी कि उनमें कोई सभ्यता नहीं है, वो सभ्य नागरिक नहीं है। और जो यूरोपियंस, जो भी अंग्रेजन लोग हमारे देश में आए थे, वो बहुत बुद्धिमान हैं और उन लोगों को क्या करना चाहिए? भारतीयों के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर भी है रिलीजियस लाइन दैट देयर वाज अ फेज
for which the Hindus were the rulers and other were ruled. तो यहाँ पर शासन करने वाला कौन हो गया? हिंदूज. Then came the phase of the Muslim and British. उसके बाद दूसरा चरण कौन आता? मुस्लिम एंड ब्रिटिश. He had a colonial mind and thought Asian to have poorly civilized. देखो यहाँ पर दे रखा है Asian to have poorly civilized. यहाँ पर एशियन का मीन्स यहाँ पर जो भी एशियन निवासी थे यानी कि एशिया महाद्वीप में रहने वाले जो लोग थे वो सारे क्या है? पुअरली सिविलाइज्ड, यानी कि वो सभ्य नहीं है. He felt यूरोपियंस टू बी सुपीरियर. क्या दे रखा है? उसने क्या महसूस किया? यूरोपियंस यानी कि जो भी यूरोप से आए थे और जो भी अंग्रेज लोग थे वही क्या है? सुपीरियर है, शक्तिशाली है. It has been argued by many historians that it is not correct to periodize the Indian history on the basis of the religion of the rulers. अब मैंने आप लोग को ये भी बात बता दी कि जब हम किसी पॉइंट को लेकर बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे तर्क वितर्क आते हैं, वाद विवाद होता है. तो यहाँ पर भी और जो बहुत सारे हिस्टोरियन आए थे उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने जो रिलीजियन बेस पर जो बंटवारा किया है हिस्ट्री का वो पूरी तरह से सही नहीं है. The problem with the periodization of Indian history by James Mill was that he divided the Indian society in 3 stages. उन्होंने कितने चरणों में बांटा था? 3 चरणों में. However, this suggested that no other major changes took place in the history of India other than the religious ones. During the Muslim and British, there were thousands of Hindus and Muslim princely state. In fact, through the periodization, he tried to divide the people with their ऑन स्पेसिफिक आइडेंटिटी विच वॉज नॉट करेक्ट. सब लोगों ने क्या किया? अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपना जो इतिहास था उसको बांट दिया. किसी ने बताया हिंदू मुस्लिम का शासन चलता है, किसी ने बताया हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश लोगों का शासन चलता है. तो सब ने अपने अपने अनुसार बता दिया था. लेकिन यहाँ पर मेन रोल किसका आता है? जेम्स मिल का, जो लोगों को कह सकते हैं एक तरह से भड़काने का काम कर रहे थे, बताने का काम कर रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम लोग क्या करते हैं, हमेशा धार्मिक जो अंधविश्वास है, जो धर्म में लिखा हुआ है वही करते रहते हैं और उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं है. Thus the Indian scholar later classified Indian history into ancient. अब उसके बाद जब इनका जो इन्होंने डिवाइडेशन किया था उसका विरोध होने लगा तो फिर कुछ इंडियन स्कॉलर और कोई बड़े बड़े इतिहासकार आए थे तो इन्होंने वापस अपनी हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था. एनिशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न. इस लाइन को भी अंडरलाइन कर देना. एनिशियंट का मतलब होता है प्राचीन, मेडिवियल का मतलब होता है मध्यकालीन और मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक. बट दिस क्लासिफिकेशन हैज़ इट्स प्रॉब्लम. लेकिन ये जो बंटवारा किया गया था इसमें भी अपनी कुछ समस्याएं थी. This periodization is borrowed from the West where modern period is associated with the growth and development of science, rationalism, humanism, logic, freedom and equality. अब इसमें क्या हुआ था? द वेस्ट वेयर मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक. और आधुनिक चीज़ें आई कहाँ से? क्योंकि हमेशा भारतीयों के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो तो बहुत परंपराओं रहते हैं, अंधविश्वास में रहते हैं. तो इसके अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था. क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था? साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र में. रेशनलिज्म का मीन्स होता है तर्कवाद. ह्यूमनिज्म मानवता. लॉजिक का मतलब भी तर्क ही होता है. फ्रीडम स्वतंत्रता एंड इक्वलिटी समानता. द टर्म मेडिवियल वॉज used to describe a society which was not democratic and liberal. अंडरलाइन कर देना यहाँ से. द टर्म मेडिवियल, मेडिवियल वॉज, मेडिवियल का मीन्स यहाँ पर क्या दे रखा है? यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी. ऐसा समाज जहाँ पर डेमोक्रेटिक भी नहीं होता है, डेमोक्रेटिक भी नहीं होता है और लिबरल भी नहीं होता है. हाउएवर इन द Indian context, the British period is history cannot be termed as modern because Indian were denied liberty, equality and justice. क्योंकि भारतीय लोगों के लिए ब्रिटिश लोगों के पास न तो स्वतंत्रता थी, न समानता थी और न ही न्याय थे. There was no economic progress and the Indian industries declined rapidly. और साथ ही साथ भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी. और डिक्लाइन का मतलब होता है पतन होना. रैपिडली यानी कि बहुत तीव्र गति से भारत का जो बिजनेस था वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था. Thus it is appropriate to term this period is colonial. और इस समय को फिर क्या कहा गया? कॉलोनियल. कॉलोनियल का मीन्स होता है उपनिवेश. जो हम कल नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे कॉलोनाइजेशन, उसके अंदर मैं बताऊंगी उपनिवेश क्या होता है. आप लोग उस पैराग्राफ को पहले अच्छे से रीड कर लेना. उसके बाद हम कल का जो वीडियो आएगा उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.
गुड मॉर्निंग क्लास। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट लेसन फर्स्ट का थर्ड पार्ट चल रहा है। मैंने स्टेप पढ़ाए थे आपको लास्ट टॉपिक में। पेंसिल और ये लेके रखना ताकि जो भी मीनिंग्स वगैरह मैं बताऊं तो आप उसी टाइम उसको बुक में ही नोट कर दो। बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ तक समझा दिया था। ये कुछ स्टेप में जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन का काम किया जाता है। फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय प्लॉइंग और लेवलिंग, यानी सॉइल की प्रिपरेशन करना, यानी सॉइल को लेवल में करना, या जो सॉइल का केक बन गया है उसको ब्रेक डाउन करके सारी सॉइल का टेक्सचर जो होता है वो एक जैसा कर देना, उसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें दो प्रोसेस होते हैं, प्लॉइंग एंड लेवलिंग। प्लॉइंग यानी वही हल जोतना जिससे ट्रैक्टर से या मैन्युअली अपन वो काम कर सकते हैं, जैसे बुलॉक, पेयर ऑफ बुल्स के द्वारा या कैमल्स के द्वारा होता है। सेकेंड है सॉइंग ऑफ सीड। जब सॉइल हमारी लेवल की हो जाती है, सॉइल प्रिपेयर हो जाती है, देन नेक्स्ट स्टेप हम ये कर सकते हैं कि उसमें सीड्स को फरोज में डालकर सॉइंग का काम कर सकते हैं। थर्ड स्टेप रहेगी एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जिसको बोलते हैं मैन्योरिंग, यानी उस सॉइल में सॉइल के न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ाने के लिए हम उनमें से ऊपर से ऐड करते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स और कुछ फर्टिलाइज़र या मैन्योर का यूज़ करते हैं। मैन्योर विच इज़ अ नेचुरली एंड फर्टिलाइज़र विच इज़ अ केमिकली कंपाउंड। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि सॉइल में सारे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाए। वैसे तो सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी होते हैं, लेकिन बार बार जब कोई क्रॉप का प्रोडक्शन करवाया जाता है तो उन सॉइल में कुछ विटामिन्स या कुछ मिनरल्स जो होते हैं, जो सॉइल को एसेंशियल होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, वो कम हो जाते हैं। तो उसके अमाउंट को वापस बढ़ाने के लिए हम ये चीज़ें ऊपर से ऐड करते हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है इरिगेशन। इरिगेशन यानी वाटर सप्लाई इन द फील्ड में इरिगेशन यानी वाटर को सप्लाई कर देना, क्योंकि सीड्स उसमें आ गए हैं, सॉइल फेवरेबल कंडीशन में हो गई है, तो उसमें अब इरिगेशन करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है वीडिंग और रिमूवल ऑफ वीड्स, यानी एक बार इरिगेशन हो गया उसके बाद पानी और मिट्टी अगर किसी क्रॉप को मिट्टी, सॉइल और वाटर दोनों चीज़ें मिल जाती है तो वो सीड्स ग्रो करने लग जाता है। सीड का जो आउटर कवर होता है वो एक्सप्लोड होने लगता है, यानी डिजोल्व हो जाता है। पहले वो बहुत हार्ड कवरिंग होता है। जैसे ही उसमें माइक्रोपाइल, सीड के नीचे एक छोटा ओपनिंग पोर होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, वहाँ से वाटर एंटर करता है। वाटर एंटर करने के बाद वो सीड को स्मूथ हो जाता है। स्मूदिंग होने के बाद वो पानी भरा होने की वजह से वो स्वेलो यानी फूल जाता है, और सीड जब स्वेलो हो जाता है तो उसमें से माइक्रोपाइल में से दो ब्रांचेस निकलती है। ऊपर वाली ब्रांच को हम बोलते हैं प्लमल और नीचे वाली ब्रांच को हम बोलते हैं रेडिकल, जिसको बोलते हैं रेडिकल जो होता है वो आगे जाकर रूट बनाता है। प्लमल ऊपर वाला ब्रांच जो होता है वो शूट बनाता है। शूट मीन्स अपर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड रूट मीन्स लोअर ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। अब नेक्स्ट इरिगेशन हो जाने के बाद जब प्लांट्स ग्रो करने लगता है तो प्लांट्स के साथ साथ में दूसरे अनडिजायरेबल, यहाँ पे एक वर्ड्स है वीड का मतलब होता है अनडिजायरेबल प्लांट, वो प्लांट जिनको हम उगाना नहीं चाहते थे बट एज अ फॉडर के रूप में वो साइड में उग जाते हैं, तो उनको रिमूव आउट करना ज़रूरी होता है। अगर उनको रिमूव नहीं करोगे तो क्या होगा, वो सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स को वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमारा जो क्रॉप प्लांट है जिसको हमने उगाया है, जिसका सीड हमने डाला है, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से वो जो वीड्स होते हैं अनडिजायरेबल प्लांट, उनको उस क्रॉप प्लांट के साइड से रिमूव आउट करना ज़रूरी होता है। नहीं तो दोनों के बीच में, दो प्लांट्स के बीच में कंपटीशन होगा। अगर उसमें वीड्स प्लांट ज़्यादा फिट है या ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तो वो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खींच लेगा, जिससे हमारा क्रॉप प्लांट डैमेज हो सकता है या उसके ग्रोथ को वो डायरेक्ट अफेक्ट कर सकता है। तो वीड्स का हटाना ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग। हार्वेस्ट, थ्रेसिंग एंड विनो। हार्वेस्ट यानी जो फील्ड्स में लगे हुए प्लांट्स हैं उनको कलेक्ट करो। हार्वेस्टिंग, कलेक्ट करने के बाद उसको थ्रेस करो। थ्रेसर यानी थ्रेसिंग मशीन में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ चाफ फ्रॉम ग्रेन, यानी ग्रेन से चाफ को रिमूव करना, वो कहलाता है थ्रेसिंग। एंड देन विनोविंग यानी उसमें से सारे बारीक पोर्शन को हटा देना जो हमारे काम का नहीं है, और बचा हुआ जो चीज़ है सिर्फ क्या होती है, वो सीरियल्स या पल्सेस, वही हमारे काम का होता है, तो उसको बोलते हैं विनोविंग। यानी जैसे विंड के थ्रू, जैसे हमने किसी चीज़ को हवा, जैसे एयर का डायरेक्शन होता है, आपने देखा होगा कि गेहूं का जो बाउल होता है उस बाउल में भर के सामने की साइड में विंड आ रही हो तो उसे अगर गेहूं को पोर करते हैं तो जो
हैवी चीज़ होगी, हैवी पार्टिकल यानी ग्रेन्स या सीरियल्स जो होगा वो यहाँ गिरेगा, बट उसके अंदर जो चाप होगी यानी सूखा चारा या सूखी चीज़ें जो होगी, ड्राई लीव्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हवा के कारण से और लाइट वेट की वजह से वो पीछे की तरफ चली जाती है। तो इस तरह से जो चीज़ होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं विनोविंग। नेक्स्ट है स्टोरेज, यानी सारी चीज़ों को प्रॉपर इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के बाद उसको प्रॉपर स्टोरेज करो जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम हो। ह्यूमिडिटी यानी वाटर अमाउंट प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जब वाटर अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो चीज़ों को फंजाई लग जाती है। जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, आपने देखा होगा कोई भी खाने पीने की चीज़ें जो होती है, पिकल लाइक ब्रेड वगैरह, ये सब चीज़ें अगर खुले में रखी हो तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर अभी कैसा है, ह्यूमिडिटी वाला। ह्यूमिडिटी यानी वाटर अमाउंट प्रेजेंट इन द एयर। हवा में जब पानी की मात्रा होती है तो वो चीज़ों को जल्दी ख़राब कर देता है। तो हमें अपने ग्रेन्स को वहाँ स्टोरेज करना है जहाँ पर प्रॉपर उसको सनलाइट मिले, ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं चाहिए, प्रॉपर उस जहाँ जिस रूम में उसको स्टोरेज कर रहे हैं वहाँ पर सनलाइट आना चाहिए, वहाँ पर हवा आनी चाहिए और वहाँ पर वाटर अमाउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर ह्यूमिडिटी होती है जो कि चीज़ खाने पीने की या अनाज वाली चीज़ों को वो ख़राब कर देता है। स्टोरेज हो गया। अब ये सारे जो स्टेप है 1 2 3 4 5 6 7, इन स्टेप को इस पूरे लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। ये लेसन आपको बहुत बड़ा लगेगा बट इसको पढ़ना होगा, बहुत इजी है, बहुत आप इजीली इसको समझ पाओगे। मैं समझा रही हूँ, आप इसको और अच्छे से पढ़ते जाओ। आप ट्राई करो कि जो लेसन में पढ़ा रही हूँ उससे पहले आप पहले दिन पढ़ के आओ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। फर्स्ट है जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इस एक एक पॉइंट को अब एक एक करके ले रहे हैं सेपरेटली। So first है preparation of soil. Before sowing the seeds, it is important to prepare the soils. बीज डालने से पहले सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन बाय टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। वही सॉइल का जब केक बन जाता है तो नीचे वाली सॉइल ऊपर, ऊपर वाली सॉइल नीचे, वो आ जानी चाहिए ताकि वो प्रॉपर सॉइल का जो लेवल है वो एक जैसा हो जाना चाहिए, टेक्सचर एक जैसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मिट्टी के केक बन जाते हैं तो उसमें कोई भी सीड ग्रो नहीं कर पाएगा। मैंने वैसे शॉर्ट में आपको बता दिया है, वही चीज़ यहाँ पे डिटेल में दे रखी है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन बाय टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग, दोनों एक ही वर्ड है। प्लोइंग हेल्प्स अस द सॉइल इन नंबर ऑफ फॉलोइंग वेज। कुछ वेज में ये हेल्प करता है हमारे लिए। इट हेल्प इन लूजनिंग द सॉइल सो दैट इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड एयर। अगर हमारी लूज सॉइल है तो वो ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें ज़्यादा होगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, वो कैपेसिटी उसमें ज़्यादा होगी तो वो वाटर को जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, सीड को जल्दी वाटर देगा और वो सीड जल्दी प्लांट में सीडलिंग बेबी प्लांट के रूप में जल्दी से जल्दी ग्रो करेगा। द लूज सॉइल होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहो तो इन चीज़ों के नोट्स बना सकते हो आराम से। जैसे मैं स्कूल में आपको हर साल बनाना सिखाती हूँ, एक नोट्स की कॉपी रखो आप, इनमें ये सारे मेन पॉइंट्स, ये लैंग्वेज इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती जितने ये पॉइंट्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बहुत ही शॉर्ट में अच्छे से नोट्स बनाओ, वेल मैनेज ऐसे नोट्स बनाओ जिसको आप वापस पढ़ो तो आपको समझ में आए, आपको ये लगे कि हाँ ये नोट्स मैंने बनाए जिस हिसाब से बनाए आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है the loose soil also help in the growth of earthworm and microbes which make the soil rich in nutrient. It is also easy to mix the fertilizer and manures in the loose soil. मतलब ये कि loose soil also help in the growth of earthworm. अगर soil smooth होगी तो smooth soil में छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म हमारी क्रॉप के लिए अच्छे नहीं होते, बट मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म कुछ होते हैं जैसे अर्थवर्म, वो हमारी सॉइल को और ज़्यादा लूज बनाता है। मतलब वो क्या करता है, अर्थवर्म आप सबने देखा होगा सॉइल में पड़े पड़े वो सॉइल को खाता है और एक्सक्रीट मटेरियल में जो सॉइल को वापस निकालता है उस सॉइल में नाइट्रोजन इन सारी चीज़ों की अमाउंट ज़्यादा होता है। यानी वो जो एक्सक्रीट मटेरियल एक्सक्रीट करता है सॉइल में उसमें न्यूट्रिएंट्स अमाउंट हाई हो जाता है और उन न्यूट्रिएंट्स से हमारी क्रॉप को बेनिफिट होता है कि वो जल्दी ग्रो करते हैं और उनमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। माइक्रोब्स यानी वही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच मेक द सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इट इज़ ऑल्सो इजी टू मिक्स द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर इन द लूज सॉइल। अगर लूज सॉइल लूज हो जाएगी तो उसमें आप किसी भी चीज़ को डालो, पानी वाटर को डालो, मैन्योर को डालो, फर्टिलाइज़र को डालो, जिस भी चीज़ को आप डालोगे वो उसमें ईजीली मिक्स आउट हो जाएगा
सॉइल में वो इजीली मिक्सअप होगा और मिक्सअप होने से वो प्रॉपर ग्रोथ करवाएगा। तो सॉइल का लूज होना बहुत ज़रूरी है। इट एरेट्स द सॉइल, यहाँ पे एक वर्ड है AERATES। एरेट्स का मीन्स होता है पोर्स। पोर्स मीन्स समझ जाओ कि सॉइल में जब प्लफिंग करते हैं, हल जोतते हैं, तो वहाँ पे सॉइल का केक ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने से क्या हो जाता है, सॉइल छोटे छोटे पार्टिकल में अलग हो जाती है। तो अलग होने से क्या होगा, वहाँ पे इजीली अंदर क्या आएगी, एयर आएगी। तो ऐसी सॉइल को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, एरेट सॉइल। लूजनिंग द सॉइल, इट एरेट्स द सॉइल, द रूट्स कैन दस ब्रीथ इजीली। मतलब ये कि अगर सॉइल में इजीली हवा आएगी, ऑक्सीजन आएगी, तो सॉइल में इजीली ऑक्सीजन आएगी, क्योंकि रूट्स को, प्लांट की जो रूट्स होती है ना, वैसे तो प्लांट्स को CO2 चाहिए, हमें पता है, लेकिन वो अपर पार्ट को चाहिए। अंदर जो रूट्स जो सॉइल में से निकल रही है बाहर, उन रूट्स को ऑक्सीजन चाहिए थोड़े अमाउंट में, तो वो ऑक्सीजन उसको सॉइल से मिलेगा। अगर सॉइल प्रॉपर तरह से टेक्सचर उसका स्मॉल पार्टिकल में नहीं है तो उसके अंदर एयर नहीं आएगी, और अगर अंदर एयर नहीं आएगी तो रूट्स ऑक्सीजन यानी रूट को वो ऑक्सीजन या ब्रीदिंग वो नहीं कर पाएगी। ये चीज़ें, इट एरेट्स द सॉइल, द रूट्स कैन थ्रस ब्रीथ इजीली, ताकि वो इजीली ब्रीथ कर सके, यानी रूट्स भी क्या करती है, ब्रीथ करती है। इट हेल्प इन इजी पेनिट्रेशन ऑफ द रूट्स ऑफ सीडलिंग। अगर सॉइल स्मूथ होगी, एक वर्ड है यहाँ पे पेनिट्रेशन, जिन वर्ड का मैं मीनिंग बता रही हूँ आप पेंसिल से उनके ऊपर मीनिंग, वर्ड का मीनिंग नोट करो। पेनिट्रेशन यहाँ पे जैसे बताया, एरेट्स यानी हवादार, पोर्स वाला। पेनिट्रेशन मीन्स ये होता है कि जैसे ही सॉइल बाहर निकलती, सॉइल में से कोई सीड ग्रो कर रहा है और ग्रो करने से वो बाहर निकल रहा है, सबसे पहले उसका कोई शूट पार्ट निकलेगा। हमने देखा होगा किसी ग्रैम सीड को हम रात में भिगो के रखते हैं तो उसमें से वाइट कलर के कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, धागे जैसे, तो वो चीज़ निकलती है, उसको बोलते हैं सीडलिंग यानी न्यू बेबी प्लांट। पेनिट्रेशन का मीनिंग होता है, पेनिट्रेशन यानी सॉइल के अंदर से जब पहली रूट या पहला शूट जब बाहर निकलता है सीडलिंग यानी बेबी प्लांट से, उसको बोलते हैं पेनिट्रेट यानी बाहर निकलना। तो इट हेल्प इन इजी पेनिट्रेशन द रूट्स ऑफ सीडलिंग। अगर सॉइल लूज होगी तो इजीली पेनिट्रेट होकर सीड में से न्यू शूट अराइज हो जाएगी बाहर की तरफ। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इज ब्रॉट अप फ्रॉम लोअर लेवल्स ऑफ सॉइल सो द प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इज ब्रॉट अप फ्रॉम लोअर लेवल्स ऑफ द सॉइल। अक्सर ये होता है सॉइल का एक केक बनने के बाद सारे न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाते हैं, यानी सॉइल का जो ऊपर वाला लेवल होता है अपर सरफेस, वहाँ पर डार्क सनलाइट, ज़्यादा सनलाइट गिरने से, ज़्यादा पानी होने से वहाँ के सारे न्यूट्रिएंट्स थ्रोन आउट हो जाते हैं। यानी ज़्यादा रेनी सीजन, ज़्यादा रेन हो गई, बारिश हो गई तो सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में बह के चले जाते हैं। तो ऊपर वाला जो अपर सरफेस होता है वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जब भी हम प्लॉइंग का काम करेंगे तो नीचे वाली सॉइल ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, जिसकी वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मिक्सचर एक जैसा हो जाएगा, जिससे सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल इज ब्रॉट अप फ्रॉम लोअर लेवल्स ऑफ सॉइल सो द प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट। इस तरह से प्लांट उस न्यूट्रिएंट का यूज कर पाएगा। इट हेल्प इन रिमूविंग द वीड्स बाय अपरूटिंग देम। इट हेल्प इन रिमूविंग द वीड्स बाय अपरूटिंग देम, यानी इस तरह से वहाँ पर जो अनडिजायरेबल प्लांट जो वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं उनको भी वहाँ से अपरूट यानी उखाड़ के फेंक देना है, ताकि वो उसके साथ कॉम्पीट ना करे, यानी कंपटीशन ना करे, जिसकी वजह से हमारा प्लांट प्रॉपर ग्रोथ करे, दोनों के बीच में कंपटीशन ना हो और सारा न्यूट्रिएंट, सारा वाटर जो है वो मेन प्लांट को मिले, मेन क्रॉप प्लांट को। थैंक यू। आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने फर्स्ट लेसन के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर अपन खेती करने की पद्धतियों के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे फर्स्ट पद्धति अपन ने पढ़ा था मिट्टी तैयार करना, सेकंड बुआई करना, है ना। अब आगे जो थर्ड पद्धति है वो, अच्छा, बुआई करने के बाद में अपने खाद और उर्वरक के बारे में भी पढ़ा। अब चौथी पद्धति आती है सिंचाई। मेन इम्पोर्टेंट है कि हम पौधों को पानी देते हैं। घर पे भी आप गमला वगैरह कोई चीज़ होती है तो उसके अंदर पानी वगैरह देते हो ना, तो वही सिंचाई है। यानी कि सिंचाई किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे एक परिभाषा बनती है कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना।
निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना, यानी कि पौधों को जल देना क्या कहलाएगा? सिंचाई। हम जानते हैं कि सभी सजीव को जल की आवश्यकता होती है। अपन भी अगर पूरे दिन अपन रहते हैं तो कम से कम 4, 5, 8 बार अपन पानी पीते, तो उसी प्रकार पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है, जो सिंचाई के रूप में हम उनको देते हैं। अच्छा, पौधों के अंदर 90% जल होता है। पौधों के अंदर कितना परसेंट जल होता है? 90%, ठीक है ना। तो अपन यहाँ अंडरलाइन भी कर सकते हैं, देख लो आप कि पौधों में लगभग 90% क्या होता है? जल। अच्छा, हम जानते हैं कि पौधे जल कैसे ग्रहण करते हैं? पौधों की होती है जड़ें। जड़ें क्या करती है? भूमि से पानी को अवशोषित करती है। तो ये जड़ें जो होती है पानी अवशोषित कर रही है, तो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व और कुछ खनिज लवण होते हैं, जैसे खाद वगैरह भी, तो उस जल के साथ में घुलकर यह पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। तो जल देने से फ़ायदा क्या है कि जल देंगे हम तो यह फसल की पाले और गर्म हवाओं से रक्षा करता है। क्या करता है? फसल को पाले और गर्म हवाओं से रक्षा करता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सिंपल भाषा में कि पौधों को निश्चित अंतराल में जल देना सिंचाई कहलाता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। अच्छा, जल का विशेष महत्व यह है कि पौधों की जड़ें, यानी कि पौधे जड़ें द्वारा जल का अवशोषण करता है और जल के साथ साथ में खाद और पोषक तत्व भी पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। अब जैसे सिंचाई के स्रोत, हम सिंचाई के कौन कौन से स्रोत इस्तेमाल करते हैं? जैसे कुआं, नलकूप, तालाब, झील, नहर आदि सिंचाई के स्रोत हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन सिंचाई के पारंपरिक तरीके, यानी कि सिंचाई को किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम कर सकते हैं। पुराने समय में यानी कि परंपरागत कुछ स्रोत हैं, जैसे मोट, आपने नाम सुना होगा, मोट, चेन पंप, डेकली, रहट, ये सब पारंपरिक साधन हैं जिनके द्वारा पहले सिंचाई की जाती थी। जैसे आपके सामने चित्र बना रखा है, जैसे मोट, एक व्यक्ति है जो कुएं से पानी निकाल रहा है ना, और एक क्यारी बना रखी है, तो उस पानी डाल रहा है जो सीधा खेतों में बहकर जा रहा है। ये मोट प्रक्रिया है। कौन सा तरीका है? मोट। सेकंड देखते हैं अपन चेन पंप। एक पंप, ये चेन लगी हुई है जिसके द्वारा ये एक रोल चल रहा है, चक्र, पात्र अंदर जाता है, पानी भरकर बाहर निकलता है और ये खेतों में पहुंचता है। ये मोट है, चेन पंप, सॉरी। फिर है डेकली। डेकली में इस प्रकार की, ये देखो, ये सारे जो तरीके हैं ये पुराने तरीके हैं। ये है रहट। जैसे आपने देखा होगा कि एक बैल या पशु कोई भी है जो चारों ओर घूमता रहता है, वो अंदर से पानी बाहर निकल रहा है और क्यारियों के द्वारा यह खेतों में बह रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सिंचाई के पारंपरिक तरीके, रहट, मोट, डेकली, है ना, तो ये सारे तरीके जो हैं यह पुराने पारंपरिक तरीके हैं। आज की आधुनिक विधियाँ, आज के समय में हम सिंचाई किन किन विधियों से करते हैं? तो आज के समय में हम सबसे पहली चीज़ छिड़काव तंत्र, क्योंकि पानी की बहुत कमी हो रही है, तो पानी की कमी होने के कारण भी हम इन तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। तो पहला है छिड़काव तंत्र। इसका उपयोग असमतल भूमि, जहाँ पर भूमि समतल नहीं है वहाँ पर किया जाता है, यानी कि असमतल भूमि के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा एक पाइप है, उसके ऊपर एक नोज़ल होता है। जब मेन पाइप से पानी बाहर निकलता है तो वो नोज़ल चारों तरफ घूमता है और इस नोज़ल से पानी जैसे बाहर किस प्रकार निकलता है, जैसे वर्षा हो रही हो, तो इसमें पानी की कमी पूरी हो जाती है और खेतों में जल पहुंच जाता है। दूसरा मेन आता है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र, ये दो विधियां हैं, एक तो छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। ये दोनों आधुनिक विधियां हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियां दो प्रकार की होती है, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र के अंदर क्या होता है, ये बूंद बूंद से पौधों की जड़ों में जाता है, जिससे वह आगे बढ़ता है। ठीक है, अब ये दो विधियां हैं मेन। अच्छा, पहली विधि अपन ने पढ़ा था छिड़काव तंत्र, जो एक बारिश के रूप में अब कौन से खेतों में होता है, जिससे आपने देखा होगा कॉफ़ी के खेत, है ना,
और ड्रिप तंत्र जैसे फलीदार पौधे है ना, वृक्षों आदि में इसका उपयोग होता है। तो हम इन चीज़ों से क्या समझे कि सिंचाई की परंपरागत विधियाँ और सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, दो तरीके। सिंचाई की परंपरागत तरीके जैसे अपन ने पढ़ा था, रहट, मोट, ढेकली, ये। और आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी है? छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। ये दो विधियाँ आपको मेन याद रखनी होगी। सिंचाई के बाद देखते हैं आप खरपतवार से सुरक्षा। आपने खेतों के अंदर फसल देखी होगी, उन फसलों के बीच में छोटे छोटे कुछ पौधे उग जाते हैं जिनको हम क्या करते हैं, हाथों से उखाड़कर, जड़ सहित हाथों से उखाड़कर बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे अवांछित पौधे यानी कि फसल के साथ में कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं जिनको हम हाथों से उखाड़कर बाहर की ओर फेंक देते हैं, उसको कहते हैं खरपतवार। अच्छा, खरपतवार निराई भी कहलाता है। यानी कि निराई किसे कहते हैं? भाई पौधों को अपन जो अनचाहे पौधे, कुछ पौधे होते हैं जो अनचाहे होते हैं जिनको हाथों से निकालकर बाहर निकाल दिया जाता है, उसको हम खरपतवार कहते हैं। अच्छा, खरपतवार हटाने की कुछ विधियां भी हैं। जैसे आप देखा होगा कि किसान लोग एक बार फसल बोने से पहले खाली हल चलाते। क्यों चलाते? ताकि उसके अंदर कुछ जो पौधे होंगे तो वो जड़ सहित बाहर की ओर आ जावे और बाहर आके सूख जावे और वो नहीं उगे। कुछ होता है जो किसान छोटे छोटे होते हैं जो हाथों से बाहर की ओर निकाल देते हैं। अच्छा, खरपतवार को नष्ट करने के लिए खरपतनाशी का उपयोग भी किया जाता है। खरपतनाशी यानी कीटनाशक दवाइयाँ। जब इन दवाइयों का उपयोग खेतों में किया जाता है तो अपन को विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है, अपना नाक, अपना मुंह ढक कर रखें, क्योंकि ये बहुत ही विषैले होती है। जैसे आप ये चित्र के अंदर देख रहे हो कि एक व्यक्ति खरपतनाशी यानी कि कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर रहा है। किस प्रकार कर रहा है आपके सामने आप देख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट अपन चलते हैं कटाई। भाई मिट्टी तैयार हो गई है अपनी, बीजों को भी अपन ने बो दिया है, खाद उर्वरक दे दिया है, सिंचाई के लिए हमने जल भी दे दिया है। फसल 3-4 महीने के अंदर पक जाती है। जब पक जाती है तो हम उन फसल को क्या करते हैं? काट देते हैं। जैसे फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहते हैं। कटाई किसे कहते हैं? जब फसल पूरी तरीके से पक जाती है उसके बाद में हम उसको क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। अच्छा, काटने का भी तरीका होता है। जैसे कुछ फसल को हम जड़ सहित उखाड़ कर बाहर निकाल देते हैं, कुछ फसल को हम धरातल के भूमि मतलब धरातल के नज़दीक ही काट कर अलग कर देते हैं। अच्छा, काटने का भी अपने पास औजार है दराती। ये आपने इस प्रकार का औजार देखा होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह आता है ना। इससे फसलों को क्या किया जाता है? काटा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपने देखा होगा कि इसके अंदर और भी दे रखा है हार्वेस्टर। एक मशीन होती है जिसमें फसलों को काटा जाता है, ठीक है ना। और वो फसल थ्रेसिंग, नाम सुना होगा आपने कि थ्रेसिंग के अंदर जैसे उन फसलों को डालते तो उसमें घास फूस और दाने दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, काटने के बाद क्या करते हैं? जब किसान लोग खेतों में फसल को काटते हैं तो उसको कुछ समय के लिए सूखा दिया जाता है ताकि उसके अंदर से नमी बाहर की ओर निकल जावे। और फिर उसके बाद में थ्रेसर के अंदर डाल देते हैं जिसमें घास फूस और दाने दोनों को अलग कर लिया जाता है। छोटे किसान जो होते हैं वो अनाज को फटक कर, विनोइंग करके, यानी कि फटक कर, जैसे ये कंबाइन है ना, विनोइंग करके उसको अलग करते हैं छोटे जो किसान होते हैं। बाकी बड़े आजकल सब जगह देख रहे हो आप, थ्रेसिंग का उपयोग अधिक हो रहा है। ये हो गया, कटाई हो गई। कटाई होने के बाद में क्या किया जाता है? भंडारण। भाई आपने खेतों में फसलों को काट दिया और आपने सुखा लिया, सूख गई, नमी हो गई, आपने घास फूस दानों को दोनों को अलग कर लिया। अब उसको क्या किया जाता है? भंडारण। भंडारण यानी कि भंडार के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। हम क्यों करते भंडारण? सबसे पहली नमी, कीट और चूहे और सूक्ष्म जीव से इसकी सुरक्षा करना। भाई नमी या सूक्ष्म जीव है, चूहे है, कीट है, कोई भी है तो इन फसलों यानी कि अनाज को खा लेते हैं, इसलिए हम उनको क्या कर लेते हैं? भंडार कर लिया जाता है। अच्छा, भंडार करने पर देखा होगा आपने कि किसान लोग जूट की बोरियां लेते हैं,
जो भी अनाज है जूट की बोरियों में बंद करके और फिर आपको भंडार में रख देते हैं। जैसे आप बताता हूँ मैं आपको, ये भंडार, ये देखो आप सारी देख रहे हो आप इसके अंदर कि ये सारी बोरियां पड़ी हुई है। इन बोरियों में अनाज को भंडार कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वापस चलते हैं अपन उसी पर। हाँ, भंडार करने के बाद में उनको मंडी के अंदर बेच दिया जाता है। अब देखो, ये तो हो गई खेती करने के चरण। खेती करने के चरण कौन कौन से हैं, एक बार वापस मैं रिपीट कर दूंगा आपको। सबसे पहले है मिट्टी को तैयार करना, जैसा कि मैंने पहले बता लिया था आपको। फिर बीजों को बोना, बीज जब बो जावे उसके बाद में खाद और उर्वरक देते हैं। थर्ड पोजीशन, खाद उर्वरक देने के बाद में उसको सिंचाई देते हैं, यानी कि पानी, पौधों को क्या देना, जल देना। जल देने के बाद में फसल उग जाती है 3-4 महीने के अंदर, और जब फसल पूरी तरीके से पक जाती है तो फिर कटाई कर ली जाती है। कटाई करने के जैसे मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए थे, जैसे हार्वेस्टर के द्वारा, थ्रेसिंग के द्वारा, छोटे जो होते हैं किसान वो विनोइंग के द्वारा करते हैं, ठीक है। फसल कटने के बाद में किसान लोग खेतों में उसको सुखा लेते हैं और फिर उसको भंडार के अंदर रख लेते हैं और मंडी में बेच देते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वह खेती करने की चरण थे। और अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इस प्रकार ये आपका फर्स्ट लेसन पूरा हो चुका है और इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।